कहानी का नाम ये मेरे ससुर जी हैं। राज्य सेवा आयोग ने मुझे तहसीलदार के पद के लिए चुन लिया था। नियुक्ति के पहले सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, तो मेरे भी मेडिकल की डेट आ ही गई थी। अच्छा ही है, सरकार के पैसे पर एक बार पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। मैं और ससुर जी दोनों बच्चों सहित मेडिकल के लिए सरकार द्वारा चिन्हित अस्पताल में पहुंच गए थे। ये शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था। सरकारी अस्पतालों में चाहे सुविधा अच्छी ना हो, लेकिन डॉक्टर सब एक से बढ़कर एक वेल क्वालिफाइड होते हैं। वैसे भी मलाई सरकारी नौकरियों तक पहुंचती है, बाकी छाछ इधर उधर। मेरी बड़ी बेटी 3 वर्ष की थी और छोटा बेटा मुश्किल से 1 साल का। हमारे मेडिकल बोर्ड में कोई 10 लड़कियां और थी। हम सभी को अलग अलग मेडिकल टेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। ससुर जी दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहे थे। मैं भी बीच बीच में जाकर बच्चों को देख लेती थी। हम सब लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक दूसरे का नाम और कहाँ से आई है, कौन सी सर्विस आवंटित हुई है, आदि सवाल पूछे जा रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, संजना जी, बच्चे नाना से बहुत घुले मिले हुए हैं। आपके पापा बच्चों को कितने अच्छे से रख रहे हैं। आपने तैयारी मायके में ही रहकर की होगी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दूसरी लड़की तपाक से बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ससुराल में रहकर पढ़ाई होती है भला क्या? मैं अक्सर ये सवाल सुनती रही हूँ। ये प्रश्न किसी न किसी रूप में मेरे सामने आता ही रहता है। इस प्रश्न को सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो उठता है। हो भी क्यों नहीं, शादी हुई थी तब मैं महज 18 साल की थी। 12वीं पास करते ही मेरी शादी कर दी गई थी। अपनी जिंदगी में कुछ करने के मेरे सपने को एक झटके में तोड़ दिया गया था। हमेशा से ही एक मेधावी छात्र रही थी। मेरे अध्यापकों को ही नहीं, मेरे माता पिता को भी मुझसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा का बिजनेस ठीक ठाक था। हमारा अच्छा खाता परिवार था। पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा। हमारे घर दुकान सब बिक गए। हम किराए के मकान में रहने लगे। मम्मी अपनी कुछ जमा पूंजी और स्त्री धन से जैसे तैसे घर चलाने लगी। हम औरतें घर खर्च के लिए मिले पैसों से कुछ न कुछ बचाने की कला में माहिर होती हैं। ये पैसा हमारे किसी संदूक में सबसे नीचे या अलमारी में कपड़ों के पीछे दबा रहता है। विमुद्रीकरण के दौरान तो ये भेद पूरे तरीके से खुल ही गया था। लेकिन ये बचत मुश्किल समय में कैसे आड़े आती है, ये मैंने अपने उस अल्हड़पन में भी समझ लिया था। पापा दिन रात चिंता में खुले जा रहे थे। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कैसे होगा। मम्मी पापा को खूब ढांढस बंधाती, लेकिन पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। मम्मी अपनी बची कुची पूंजी और हम दोनों भाई बहन को लेकर अपने मायके आ गई थी। पापा के परिवार ने तो पहले ही हमसे सब रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। वहां रहते हुए मैं कॉलेज में एडमिशन लेती उससे पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मेरे पति अमित भी 2 भाई बहन थे। कुछ वर्ष पहले ही अमित की मम्मी का देहांत हो गया था। अमित के पापा की सरकारी नौकरी थी, खुद का घर था। अमित की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। अमित अभी कॉलेज में ही थे, लेकिन घर में किसी औरत का होना जरूरी है। यह सोचकर अमित के पापा और बहन उनकी शादी करवाना चाहते थे। दीदी, अच्छा रिश्ता है, कोई मांग भी नहीं है। लड़की के लिए लड़का ढूंढने में लोगों की पैरों की जूतियां घिस जाती हैं। मेरी मानो तो हमें चुकना नहीं चाहिए, छोटे मामा जी ने कहा। वैसे भी हम 3 लोग मामा पर बोझ बन गए थे। ये बात अलग है कि मैं और मम्मी दोनों ही मामी को पत्ता तक नहीं हिलाने देते थे। मम्मी ने मेरी ओर बड़ी निरी आंखों से देखा। मुझ में अपनी मम्मी की लाचारी देखने जितनी ही तो समझ आई ही थी। मैंने अपना सिर झुका लिया था। मामा जी मेरे छोटे भाई को किसी दुकान पर काम पर लगाने का प्लान कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरे इस बलिदान से उसे स्नातक तो पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अमित से मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद कोई 1 महीने तक अमित की बड़ी दीदी मीना हमारे साथ रही। उसके बाद ये कहकर वे अपने ससुराल लौट गई कि संजना, ये घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। अब मैं बिना सास के ससुराल में अकेले ही रह गई थी। शादी से पहले एक बार मम्मी ने थोड़ी चिंता जताई थी कि बेटा
बिना सास के ससुराल में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद की सास ना हो तो 50 सासें बन जाती हैं। तू कहे तो मैं मामा जी को मना कर देती हूँ। अब ओखल में सिर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। ये सोचकर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। अब तो शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं। मेरी किस्मत में जो होगा वह मुझे भुगतना ही होगा। जब तक मीना दीदी थी मैं निश्चिंत थी। दीदी जो कहती थी वे काम कर देती थी। दीदी मुझे धीरे धीरे घर गृहस्थी की बातें सिखा रही थी। दीदी के जाते ही मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी, लेकिन मेरी सारी चिंता निर्मूल साबित हुई। पापा जी और अमित दोनों ही अपने सारे काम खुद कर लेते थे। मुझे तो बस रसोई में सब्जी बनानी होती थी और आटा गूंदना होता था। रोटी कभी मैं सेकती और कभी पापा जी। पापा जी अपना और अमित का टिफिन भी पैक कर लेते थे। मेरे आने के बाद भी पापा जी ने घरेलू सहायिका को नहीं हटाया था। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए घरेलू सहायिका आती ही थी। मैं डस्टिंग आदि कर लेती थी। जिंदगी मजे से चल रही थी। मुझे अपना सास बिना ससुराल बड़ा रास आ रहा था। एक दिन छुट्टी वाले दिन पापा जी अपने ऑफिस का कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे। बहुत देर हो गई थी लेकिन उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। 3 बार उन्होंने अपनी चाय गर्म करवा ली थी। मैं और अमित नाश्ते के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी, लाओ मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। पापा जी ने मुझ तुमसे नहीं हो पाएगा ठाकुर वाले अंदाज में मुझे पकड़ा दिया। 10 मिनट में मैंने पापा जी की समस्या सुलझा दी। अब मैं साइंस मैथ्स की विद्यार्थी रही थी। वाह संजना बेटा, तुम तो होशियार हो। फिर पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? पापा जी ने कहा। वो पापा जी, शादी हो गई इसलिए छोड़नी पड़ी, मैंने दबी जुबान से कहा। फिर पढ़ना चाहोगी? पापा जी ने पूछा। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। अगले सत्र में पापा जी ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। उधर अमित ने भी एमबीए में प्रवेश ले लिया था। पापा जी और अमित ने मुझे पूरा सहयोग दिया। अक्सर पापा जी ही मुझे एग्जाम दिलवाने जाते थे। तब अधिकांश लोग यही कहते थे कि आपके पापा आपके साथ आए हैं। एमबीए के बाद अमित की नौकरी लगी, लेकिन शर्त थी कि अमित को साल में 4 महीने दुबई में रहना होगा। ऑफर बहुत अच्छा था। मैंने अमित को यह मौका न छोड़ने के लिए मना लिया था। मम्मी की निरी आंखों ने मुझे पैसे का महत्व भी अच्छे से समझा दिया था। पापा जी और अमित के सहयोग से मेरा स्नातक पूरा हो गया था। इस बीच में एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मेरी डिलीवरी ससुराल में ही हुई। पापा जी और मीना दीदी ने मेरा सब संभाल लिया था। मुझे गर्भावस्था के दौरान भी पापा जी ने जरा सा कष्ट होने नहीं दिया था। पापा जी और अमित ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। पापा जी ने तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट तक बनवा लिया था और उसी के अनुसार मुझे खाना पीना देते थे। उधर मेरे भाई का भी स्नातक हो गया था। भाई की क्लर्क की नौकरी भी लग गई थी और भाई एवं मम्मी मामा जी का घर छोड़कर भाई की नौकरी वाले शहर रहने आ गए थे। स्थितियां सुधरती जा रही थी। बेटी होने के बाद मैं बीएड करना चाह रही थी, लेकिन पापा जी ने कहा, बेटा तू इतनी होशियार है, तू अधिकारी बन, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर। पापा जी, घर और बेटी को कौन सम देखेगा? मैंने कहा, तुझे अपने पापा जी पर भरोसा नहीं है? वैसे भी इस साल रिटायर्ड होने ही वाला हूँ, पापा जी ने कहा। मैंने पापा जी की बात मान ली और तैयारी शुरू कर दी। राज्य सेवा आयोग की एक वैकेंसी पूरा होने में 2 से 3 साल तक ही ले लेती है। परीक्षा भी 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस, लिखित और मेंस इंटरव्यू। मेरे हर चरण को पार करने पर पापा जी खुशी से नाचने लगते थे। मैंने उन्हें उतना खुश कभी नहीं देखा था। इसी बीच में दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। पापा जी इस खबर से थोड़ा परेशान हुए और नाराज भी। परीक्षा की तैयारी और गर्भावस्था में अब सब कैसे करूंगी? लेकिन पापा जी ने मुझे परीक्षा की तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतने दी। मेरे दोनों बच्चों और घर को अच्छे से संभाल लिया। आज मेरे साथ मेडिकल के लिए आए हैं। नहीं, है मेरे ससुर जी हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने अधिकांश लड़कियों की आंखों में पापा जी के लिए प्रशंसा और मेरे लिए ईर्ष्या देखी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।